Hello, good afternoon, all. Okay, good afternoon. So, कल बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन नहीं किया था, पर कल का टॉपिक थोड़ा इम्पोर्टेंट था, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार कल का जो रिकॉर्डिंग मैंने भेजा है वो आप एक बार देख लेना। हालांकि लेक्चर में कुछ नहीं है, बट इन्वेस्टिगेशंस व्हाट टू बी ऑफर्ड, कैसे डायग्नोस करेंगे, वो सब एक्सप्लेन किया हुआ है उसमें। तो जिसने अटेंड नहीं किया है तो मैं ऐसी रिक्वेस्ट करूँगी कि जब भी आपको टाइम मिलता है वो रिकॉर्डिंग एक बार देख लेना। नहीं समझ में आता है तो मुझे पूछ लेना, ठीक है। तो कल तक हमने सब नॉर्मल सीखा कि नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या करेंगे, कौन सी एडवाइस देंगे, क्या इम्यूनाइजेशन करेंगे, कौन सी बेसिक मेडिसिन देंगे, कौन से इन्वेस्टिगेशन कौन से टाइम पे प्रिस्क्राइब करेंगे, और कैसे वो इन्वेस्टिगेशंस को हम पढ़ेंगे। तो अब तक का जो भी पूरा था वो नॉर्मल प्रेगनेंसी एंटीनेटल केयर तक का था। अभी आज से एवरी प्रॉब्लम्स लाइक ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी, वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी के साथ जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं या जो भी प्रॉब्लम्स के साथ पेशेंट आते हैं, तो उसमें हम कैसे डील करेंगे, कैसे डायग्नोस करेंगे, कैसे मैनेजमेंट करेंगे। तो आज से पूरा वो एलिमेंट शुरू हो रहा है। तो अब तक नॉर्मल एंटीनेटल केयर एंड एडवाइस इज कंप्लीटेड। नाउ वी मूविंग टू द associated complaints. So first topic is vomiting in pregnancy. So there are lots of reasons for morning vomiting in pregnancy. In early pregnancy, it is especially due to morning sickness, as we all know. Simple vomiting, but either could be morning sickness or either could be hyperemesis gravidarum. वो क्या है वो इसमें पीछे आएगा। और इट कुड बी एसोसिएटेड विथ प्रेगनेंसी, मीन्स प्रेगनेंसी के वजह से वॉमिटिंग नहीं होना, बट अदर रीजंस लाइक इंटेस्टिनल कोई प्रॉब्लम है, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन है, साथ में जॉन्डिस हुआ है, अपेंडिसाइटिस है, दूसरे कोई रीज़न की वजह से भी वॉमिटिंग हो सकती है। तो वो रीज़न हमें डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि वेदर इट इज़ नॉर्मल फिजियोलॉजिकल मॉर्निंग सिकनेस है कि कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन के कारण हो रहा है। देन इन द लेट प्रेगनेंसी, लेट यानी इन सेकंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर, इट इज मेनली मॉर्निंग सिकनेस कई बार अप टू 16 वीक्स तक मेनली रहता है, पर कई केस में इट कैन लास्ट अप टू 9 मंथ्स। सेकंड बहुत लेट में होता है तो इट इज अ मैनी इम्पॉर्टेंट साइन ऑफ डेवलपिंग प्री एक्लेम्शिया। व्हाट इज प्री एक्लेम्शिया? पीआईएच है, पीआईएच दैट इज द प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन। तो पीआईएच जब ब्लड प्रेशर राइज होता है प्रेगनेंसी के कारण तो उसको बोलते हैं पीआईएच। अभी भी हम ध्यान नहीं रखते हैं तो पेशेंट में टर्न इनटू प्री एक्लेम्शिया। प्री एक्लेम्शिया ऐसी कंडीशन है कि जिसमें पेशेंट के ब्रेन को ब्रेन के जो ब्लड वेसल्स है उसका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, उसकी सारी वेन्स है वो फूल जाती है। तो अगर हमने प्री एक्लेम्प्टिक स्टेज में ध्यान नहीं रखा तो पेशेंट में डेवलप सीजर, उसको कन्वर्जन आ सकते हैं। सो उसको बोलते हैं, 3 स्टेज होते हैं, पीआईएच, प्री एक्लेम्शिया एंड एक्लेम्शिया। सो जैसा मैंने बोला कि पीआईएच में पहले सिंपल ब्लड राइज होगा, फिर ध्यान नहीं रखा, अनकंट्रोल्ड ब्लड प्रेशर रहा, तो इट कैन टर्न इनटू प्री एक्लेम्प्टिक स्टेज। प्री एक्लेम्प्टिक स्टेज यानी मैंने जैसे बोला कि पेशेंट कभी भी एक्लेम्शिया मीन्स सीजर में कन्वर्ट हो सकता है। तो इट इज़ अ वार्निंग साइन। पेशेंट जिस पेशेंट को पीआईएच है तो उस पेशेंट को हम वार्न करके रखते हैं कि अगर आपको वॉमिटिंग स्टार्ट होती है लीवर साइड, लीवर जहाँ पे होता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, वहाँ पे पेन होगा पेशेंट को पहले। तो वहाँ पे पेन होता है, वॉमिटिंग होती है, ब्लरिंग ऑफ विजन, आँख
आँख में भी दिखना कम हो जाता है. सो ऑल आर वार्निंग साइंस ऑफ एक्लेम्शिया. तो प्री एक्लेम्प्टिक स्टेज में पेशेंट को ये सब बोलना होता है. कैसी ऐसी चीज़ें होती है तो तुरंत इमरजेंसी में कंसल्ट करें. सो इट कुड बी वॉमिटिंग, इट कुड बी ड्यू टू प्री एक्लेम्शिया. सो ये सारी चीज़ों की वजह से भी वॉमिटिंग हो सकती है. बट हियर मेनली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द मॉर्निंग सिकनेस बिकॉज 90% आर कॉज इज मॉर्निंग सिकनेस. इन 10% में ये सारी चीज़ें हो सकती है, तो ये माइंड में रखना पड़ेगा. सो वॉमिटिंग रिलेटेड टू प्रेगनेंसी सिंपली क्लासिफाइड एज ए मॉर्निंग सिकनेस और हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम. व्हाट इज दैट? सिंपल जो मॉर्निंग सिकनेस है दैट इज द माइल्ड फॉर्म, और हाइपर इमेसिस मीन्स सिवियर फॉर्म ऑफ वॉमिटिंग. So it is divided as a mild form morning sickness or as a hyperemesis gravidarum. Morning sickness is specially seen up to 16 weeks. Generally 16 weeks तक morning sickness most of the patient को रहती है. But in 10% it can last for 9 months also. Why this morning sickness occurs? It occurs due to high level of HCG, estrogen and altered immunological status. So it activates the vomiting center. So initiation of morning sickness. How will you manage? First you have to confirm that it is a pure morning sickness, not other causes involved. Management. Assurance. Taking of dry toast, biscuit first in the morning. This already I had told you. ऑलवेज मॉर्निंग सिकनेस के जो भी पेशेंट है उसको पहले बोलने का कि जब भी आप बेड में से खड़े होते हो तो पहले कोई भी कार्बोहाइड्रेट शुगर वाला डाइट लो. यानी कुछ भी ऐसा खाओ, सुखड़ी खाओ, पूरी खाओ, बिस्कुट खाओ, टोस्ट खाओ. एक, भले बहुत नहीं, पार्ले जी का एक छोटा बिस्कुट रखो, एक खा के फिर बेड में से खड़े हो, फिर जो भी टूथब्रश एवरीथिंग आफ्टर दैट. सो इट विल suppress the activated center. So it definitely helps in controlling the morning sickness. Advice to take a small frequent meal, not a whole meal at one time. Avoid faulty and fatty spicy food. जो बाहर का खाना है, ऑयली फूड है, दैट ऑल शुड बी अवॉइडेड. टेक plenty of fluids and fruit juice to prevent from dehydration. मेडिकेशन कौन सी देंगे? डॉक्सिलामाइन पायरिडॉक्सिन इज मोस्ट कॉमनली. वो हमने नॉर्मल एंटीनेटल केयर में जो कि मैंने बताया था ही आपको, तो 10 टैबलेट डॉक्सिनेट आती है. आपको लिखना हो तो लिख लीजिए. ये डॉक्सिनेट आती है ना स्विजेरा की, तो वो तीन मीन्स अलग अलग स्ट्रेंथ में आती है. प्लेन डॉक्सिनेट आती है, उसमें 10 मिलीग्राम डॉक्सिलामाइन, 10 मिलीग्राम पायरिडॉक्सिन होता है. फिर एक आती है डॉक्सिलामाइन फॉर्ट, उसमें डॉक्सिलामाइन पायरिडॉक्सिन विथ फॉलिक एसिड होता है. और एक आती है डॉक्सिनेट ओडी, तो उसमें डॉक्सिलामाइन एंड पायरिडॉक्सिन का डोज डबल हो जाता है, 20-20 हो जाता है, 20-20 मिलीग्राम. तो पेशेंट को एक ही लेनी पड़ती है, और सिवियर केस में यू कैन गिव अप टू 2. समझ में आया? डॉक्सिनेट, प्लेन डॉक्सिनेट, डॉक्सिनेट ओडी एंड डॉक्सिनेट फॉर्ट. एंड इट शुड बी गिवन फॉर 14 वीक्स. और पेशेंट को अगर फिर भी सिकनेस रहता है तो दे कैन टेक अप टू 9 months. इट इज अ सेफ ए कैटेगरी ड्रग. सो ये 9 months तक लेगा तो उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा. Everything understood regarding this tablet? Doxinate is very important. This tablet is. Hello? Anyone give the answer? Okay. फिर एंटीमेटिक.
अगर पहले हम पेशेंट जब भी मॉर्निंग सिकनेस का आता है तो आई विल प्रिस्क्राइब द डॉक्सिनेट और डॉक्सिनेट ओडी अलॉन्ग विथ फॉलिक एसिड या प्लेन डॉक्सिनेट फॉर्ट. उसमें फॉलिक एसिड 5 मिलीग्राम, डॉक्सिलामाइन 10 मिलीग्राम एंड पायरिडॉक्सिन 10 मिलीग्राम होगा. अगर फिर भी पेशेंट को वॉमिटिंग ज़्यादा होती है, उससे कंट्रोल नहीं होता है, बिकॉज डॉक्सिलामाइन एंड पायरिडॉक्सिन ओनली controls the nauseating sensation, not covers the vomiting part. तो nausea होता है तो this is okay. But if the patient complaining of vomiting, then we have to add anti-emetic drug. So most commonly prescribed drug in pregnancy is ondansetron. Normally domperidone सब prescribe करते हैं, means domperidone लेते हैं हम vomiting के लिए, but domperidone have sometimes serious side effects. So आपको कोई टेंशन नहीं लेना है, तो आई वुड रेकमेंड डोंट प्रिस्क्राइब domperidone in first trimester or in whole pregnancy, because sometimes it can create serious complication. So safe medicine is ondansetron. वॉमिकाइंड MD4 आती है इंटस की, वॉमिकाइंड MD4 4 मिलीग्राम की टैबलेट 1 BD या 1 TDS यू कैन गिव अकॉर्डिंग टू द सिवियरिटी ऑफ सिम्टम्स. सो वी विल गिव डॉक्सिनेट फॉर नोशिएटिंग सेंसेशन. वॉमिटिंग होता है तो एड एंटीमेटिक ड्रग. फिर भी उसको कंट्रोल नहीं होता है या पेशेंट बोलता है कि सुबह से 5-6 बार वॉमिटिंग हो चुकी है, आपको डिहाइड्रेशन की साइन प्रेजेंट लगती है, टिकीकार्डिया है, तो बेटर गिव इंजेक्शन RL विथ ondansetron, बिकॉज ओरल आप जब भी देते हो तो इफेक्ट विल कम आफ्टर, मीन्स इट विल टेक अ टाइम. सो पेशेंट को बहुत है तो 2 घंटे के लिए एडमिट करके इंजेक्शन RL विथ ondansetron 2 cc IV दे के देन स्विच ओवर टू द ओरल, तो इमीडिएट पेशेंट को रिलीफ मिलेगा. इफ एसोसिएटेड वर्टाइगो होता है तो मैक्लिजिन टैबलेट आती है, टैबलेट मैक्लिजिन 1 OD 1 सुबह में 1 और 2 टाइम आप दे सकते हो, बिकॉज सब पेशेंट्स को अलग अलग कंप्लेंट्स होती है. ओनली वॉमिट नोशिया है तो गिव डॉक्सिनेट, और कुछ कंप्लेन नहीं है तो ओनली फॉलिक एसिड. अगर वॉमिटिंग है तो ऐड एंटीइमेटिक. कई पेशेंट बोलते हैं नोशिया और सिर्फ वर्टाइगो होता है तो उसमें हम मैक्लिजिन देते हैं, टैबलेट मैक्लिजिन सुबह में 1 या सुबह शाम. So this completes the vomiting in pregnancy, means morning sickness. Now we will move to the hyperemesis gravidarum. Normally है तो इतना करेंगे, अगर इससे ज़्यादा हुआ, बहुत हुआ कि आपने डॉक्सिनेट फुल डोज 1 BD दे दिया, वॉमिकाइंड MD4 दे दिया, RL भी दे दिया, फिर भी पेशेंट को कई बार रिलीफ नहीं मिलता है प्रेगनेंसी में, सो दे विल टर्म्ड एज अ हाइपरइमेसिस ग्रेविडेरम. तो उसमें क्या करेंगे? इट्स अ सिवियर टाइप ऑफ वॉमिटिंग इन प्रेगनेंसी, deteriorates woman's life and incapacitate her in day to day activities. इतना सिवियर होता है कि उसके डे टू डे एक्टिविटी को भी अफेक्ट करता है. सो मेनली अकर्स इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, इन यंग एज, वेयर देर इज अ लो BMI एंड फैमिली हिस्ट्री ऑफ, सपोज उसकी मदर या उसके सिस्टर को भी ऐसे सिवियर वॉमिटिंग की हिस्ट्री प्रेगनेंसी के टाइम पे होती है, तो दिस कैन ऑल्सो अकर्स इन दिस. मेन 2 चीज़ें, सिवियर वॉमिटिंग हाइपरइमेसिस इज मेनली अकर्ड इन H mole, vesicular mole. What is that? You know about what is vesicular mole? वेसिकुलर मोल, दो उसके कई नाम है, उसको वेसिकुलर मोल बोल सकते हैं, H मोल बोल सकते हैं, दैट इज कॉल्ड हाई डेटिडिफॉर्म मोल. दिस इज वन टाइप ऑफ क्रोमोसोमल एबनॉर्मालिटी एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन. सो उसमें जो एम्ब्रियो बनेगा वो
ऐसा आपको दिखेगा. दिस इज लाइक, दिस इज यूट्रस. और वी मोल जो होगा ना, वो कंप्लीट भी होता है, पार्शियल भी होता है. कंप्लीट यानी कैविटी में इट इज लाइक अ हनीकॉम्ब अपीयरेंस, ऐसा ही दिखेगा, ऐसा लाइक हनीकॉम्ब अपीयरेंस. और कई बार ये कंप्लीट मोल है. पार्शियल में थोड़ा फिटस का पोर्शन होगा और साथ में वी मोल होगा. दोनों केस में आपको डीएनई मीन्स रिमूव ही करना है. बट एच मोल इज वेरी कॉमन विथ हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम. सो ये रूल्ड आउट करना जरूरी है. हाइड्रेटेड फॉर्म और वेसिकुलर मोल. समटाइम्स कि पेशेंट को पता नहीं होता है और वो रह जाता है, तो इट में कन्वर्ट इनटू कार्सिनोजेनिक कंडीशन, दैट इज कॉल्ड कोरियोकार्सिनोमा. जो सब प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन की टिश्यू होती है ना, उसमें मेटास्टेटिक मीन्स मैलिग्नेंसी के सेल डेवलप होते हैं और दे कैन कन्वर्ट इनटू कोरियोकार्सिनोमा. तो ये चीज माइंड में रखनी भी जरूरी है. प्लस इट इज ऑल्सो एसोसिएटेड विथ मल्टीपल प्रेगनेंसी. ट्विंस है, ट्रिपलेट्स है, तो ऑब्वियसली वॉमिटिंग विल बी हायर. मैनेजमेंट मेनली मेंटेन द हाइड्रेशन ओरली और आईवी. मैंने बोला कि पहले ओरल टैबलेट्स एंड वॉमिटिंग की देखते हैं. नहीं होता है तो बेटर टू गिव इंजेक्शन आरएल विथ ऑन्डेंसेट्रॉन 2 cc या 4 cc तक आप दे सकते हो 8 आवरली. ऑल अबाउट ड्रग तो देने का नहीं होता है, उससे भी नहीं होता है, तो यू कैन यूज इंजेक्शन पोलेनेसेट्रॉन आईवी 500 ml आरएल. ये ऑन्डेंसेट्रॉन की आगे की एक ड्रग है. तो जब किसी से कंट्रोल नहीं होता है तो वी विल गिव पोलेनेसेट्रॉन आईवी इन 500 ml ऑफ आरएल. लुक फॉर डिहाइड्रेशन साइन एंड मैनेज अकॉर्डिंगली. So here completes your vomiting in pregnancy. किसी को डाउट है, किसी को नहीं समझ में आया तो पूछ लीजिए, वरना वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. हाँ बोलो ना. हाँ बोलो बोलो. ना, बिकॉज डॉक्सिनेट दे सकते हैं, बट डॉक्सिनेट इज स्पेशली फॉर प्रेगनेंसी बिकॉज डॉक्सिलामाइन इज एंटीहिस्टामिनिक एंड पायरिडॉक्सिन इज विटामिन B6. तो नॉर्मली आप दे सकते हो, पर किसको दोगे? नॉर्मली अगर आपको प्रेगनेंसी नहीं है और वॉमिटिंग के लिए देना है तो डायरेक्टली गिव द वॉमिकाइंड MD4. हाँ, ऑन्डेंसेट्रॉन दे दीजिए आप. और वो दूसरी एक टर्मिनोलॉजी आती है मोशन सिकनेस. देयर इज डिफरेंस बिटवीन मोशन सिकनेस एंड मॉर्निंग सिकनेस. मोशन सिकनेस यानी कई लोग बस में बैठते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं, माउंटेन एरिया पे जाते हैं और होता है, तो उसमें जो ड्रग देते हैं उसको प्रोमेथाजिन बोलते हैं. प्रोमेथाजिन. उसमें मोशन सिकनेस में जो देते हैं ना, वो प्रोमेथाजिन होती है. उसका नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, एविनॉम या ऐसा कुछ आता है. प्रोमेथाजिन टैबलेट आती है. ठीक है, तो मोशन सिकनेस में जो देते हैं तो वो प्रोमेथाजिन आप दो. और यहाँ पे हम लोग ये दे सकते हो, बट इसका कोई इतना इफेक्ट नहीं आएगा बिकॉज इट ओनली एक्ट ऑन हिस्टामिनिक रिलीज को कंट्रोल करेगा. तो इट इज स्पेशली मेड फॉर प्रेग्नेंट लेडीज. तो अगर आपको दूसरे में देना है, मोशन सिकनेस के लिए देना है, तो गिव द प्रोमेथाजिन 25 मिलीग्राम की. ठीक है, और ऑन्डेंसेट्रॉन यू कैन गिव. ज्यादा देना है तो डोमस्टल DT दे दो, डोमपेरिडोन यू कैन गिव. बट मैंने बोला ना कि डोमपेरिडोन है ना, वो 90% इज सेफ,
बट 10% में समटाइम्स आई हैड सीन इन माई प्रैक्टिस, एक पेशेंट को बहुत सीरियस रिएक्शन आया था उससे. सो तब से आई एम सो स्कैर्ड टू गिव डोमपेरिडॉन. तो बिकॉज वी डोंट हैव एनी एंटीडोट फॉर दैट, सो रिएक्शन आता है तो वी कांट डू नथिंग. सो बेटर टू यूज सेफ ड्रग्स. ठीक है. ओके. एनीवन हैव क्वेश्चन? Regarding vomiting, everything understood properly? So we move further. Now, abnormal vaginal discharge in pregnancy, because as you see, many patients, pregnant ladies come with complaint of discharge. So it is same, you have to first differentiate whether it is physiological discharge or whether it is pathological. Because leukorrhea we had discussed in gynec classes. Leukorrhea, there is a hormonal fluctuations, or when there is a hype, like pregnancy होती है, after sexual intercourse, around ovulation, during and after menses, due to hormonal changes, vaginal secretion is common. That is called physiological secretion from vagina, and it is termed as a leukorrhea. So normal vaginal secretion is common in pregnancy, but you have to take care of cleanliness and the hygiene part. First trimester, if the patient complains that, then only cleanliness, maintain hygiene, got advised to use washable cotton clothes and intimate vaginal wash, that is V wash, which maintains pH around 3.5. क्लियर. और अगर कुछ इन्फेक्टिव ओरिजिन आपको लग रहा है, पेशेंट को इस सबसे भी रिलीफ नहीं होता है, और यू सस्पेक्टिंग सम इन्फेक्टिव इटियोलॉजी, तो मैंने कल भी बताया था कि आपको अगर एंटीबायोटिक देनी है तो सेफ्ट्राक्सोन ग्रुप या एमोक्सिसिलिन वाला ग्रुप इज सेफ इन प्रेगनेंसी. सो गिव टेबलेट सिफालेक्सिन 750 मिलीग्राम 1 BD फॉर 5 to 7 days. इफ सेकेंड ट्राइमेस्टर में आता है, सो ट्रीटमेंट वुड बी सेम एज नॉन प्रेग्नेंट. सेकेंड ट्राइमेस्टर से ट्रीटमेंट सेम हो जाएगा, जो हमने गायनिक क्लास में सीखा ऐसा ही. ट्राइकोमोनास है तो यू गिव द मेट्रोनिडेजोल या सेक्निडेजोल 1 ग्राम. याद करो, समझाया था. मेट्रोनिडेजोल 1 TDS फॉर 7 days और सेक्निडेजोल 1 OD फॉर 2 days. कैंडिडा है तो फ्लूकोनेजोल 150 मिलीग्राम स्टेट और 150 मिलीग्राम 3 times a week देने का. अगर मिक्स्ड इन्फेक्शन लगता है तो साथ में वजाइनल टैबलेट भी दे दो, क्लिडवियल वजाइनल टैबलेट, रोज रात को नीचे की जगह रखने की 6 दिन के लिए, अलोंग विथ ओरल में सेक्निडेजोल 2 days के लिए एंड फ्लूकोनेजोल. सो इट विल कवर योर होल मिक्स्ड इन्फेक्शन क्राइटेरिया. ज्यादा लगता है, लंबे समय तक है, अगर अनट्रीटेड वजाइनल इन्फेक्शन प्रेगनेंसी में रहता है तो इट कैन लीड्स टू प्रीटर्म डिलीवरी. प्रीटर्म लेबर पेन कैन बी स्टार्ट और प्रीमैच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन होके प्रीमैच्योर डिलीवरी के चांसेस ज्यादा रहते हैं. So it's a very important to treat any vaginal infection in the pregnancy if it is pathological. Pathological हमें कैसे पता चलेगा? Offensive discharge होगा, associated with severe itching, inflamed vulva होगा. अगर कैंडिडा फंगल है तो कार्डिवाइट होगा. ट्राइकोमोनास है तो थिन ग्रीनिश येलो होगा. बैक्टीरियल वजाइनोसिस है तो वाइट कलर का होगा. तो ऑन द सेफर साइड ट्रीट देम एज अ मिक्स्ड इन्फेक्शन.
गिव सेक्नीडेजोल 1 ग्राम, आज एक टैबलेट, कल एक टैबलेट, 2 दिन का कोर्स. फ्लूकोनेजोल 150 मिलीग्राम, ऑल्टरनेट डे 3 टैबलेट्स, एसोसिएटेड विथ वजाइनल वॉश. प्रीबायोटिक्स भी आप दे सकते हो, इट इज ऑल्सो एडवाइजेबल टू गिव. सो कैप्सूल फ्लोरिवा और कॉम्बिनोम 1 बीडी फॉर 15 डेज के लिए, and vaginal wash. So ideally all the vaginal infection, if they are present in the pregnancy, you have to treat. Same I told you, vaginal tablet clotrimazole tinidazole वाली 6 दिन के लिए, फ्लूकोनेजोल 150 मिलीग्राम 3 टैबलेट्स, सेक्नीडाजोल 2 डेज के लिए. और मैं नहीं देना, सेक्नीडाजोल नहीं मिलती है तो मेट्रो 1 TDS फॉर 7 days you can give. So it completes the abnormal vaginal discharge in pregnancy. Anyone have question? क्यों आज किसी को कुछ क्वेश्चन ही नहीं है, सब सुन रहे कि सो गए हैं? मैं बोलती हूँ, हाँ नहीं, मुझे लगता है कि बोल सो नहीं रहे ना, सिर्फ मैं बोलती रहती हूँ. ऐसा नहीं है ना कि आराम से शाह शुरू करके. मेरा बच्चा ऐसा करता है, सुबह में पढ़ने बैठता है तो आराम से टीचर बोलती है और वो सोता होता है. तो ऐसा नहीं होता है ना यहाँ पे. Now mastitis in pregnancy. Mastitis is mostly common in puerperium. Puerperium यानी पोस्ट डिलीवरी mastitis बहुत कॉमन होता है बिकॉज ऑफ लैक्टेशन की वजह से. बट कई बार इवन इन प्रेगनेंसी में भी हमें देखने को मिलता है. सो mastitis मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रेस्ट. सो जब भी प्रेगनेंसी में mastitis होता है ना, तो बहुत ध्यान रखना ज़रूरी होता है. बिकॉज प्रेगनेंसी में अगर उसको mastitis ट्रीट नहीं किया और एब्सेस हो गया ना, तो फिर उसका कई बार IND इंसिशन एंड ड्रेनेज करने के टाइम पे अगर डक्ट कट गई या कुछ भी हुआ तो लैक्टेशन विल नॉट बी प्रॉपर, और लैक्टेशन नहीं हो सकता है या बहुत मदर और बेबी दोनों को सफ़र करना पड़ता है. सो it is always better to treat mastitis in pregnancy. So patient जब भी कंप्लेन करता है कि पेन इन द ब्रेस्ट, सो पहले ही हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था कि फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द प्रेगनेंसी. सो ब्रेस्ट डिस्कम्फर्टनेस, माइल्ड प्रिकलिंग सेंसेशन, ब्रेस्ट की साइज बढ़ती है, तो इन सब की वजह से ब्रेस्ट में माइल्ड पेन रहता है. सो बट पेशेंट व्हेन कम्स टू यू फॉर कंप्लेन, तो इट्स योर ड्यूटी टू चेक वेदर इट इज अ फिजियोलॉजिकल चेंजेस ऑफ ब्रेस्ट और इट इज नॉट अ डेवलपिंग एनी इन्फेक्टिव ओरिजिन. इन्फेक्टिव ओरिजिन है कि नहीं वो कैसे पता चलेगा? तो सिंपल, चेक फॉर द साइंस ऑफ इन्फ्लामेशन. रेडनेस है, उस जगह पे रेडनेस होगा. आप टेम्परेचर मेजर, टेम्परेचर यानी मैंने बोला कि उस जगह का टेम्परेचर देखो. ऐसे आप हाथ रख के भी कंपेयर करोगे ना, पहले आप अपना हाथ उसके हाथ पे रखो और फिर वो उस जगह पे रखो जिसको जहाँ पे पेन होता है, तो यू विल फील द वार्मनेस इफ इट्स इन्फेक्टिव ओरिजिन और इट इज सच अ थ्रॉबिंग पेन लाइक अ एब्सेस. तो पेशेंट को ऐसा पेन होता है, ये सब होता है, तो it's an infective origin. So always check for inflammatory sign. If it is red, inflamed and painful, start the capsule augmentin 625 milligram 1 TDS for 5 to 7 days along with anti-inflammatory tablet Kimoral Plus. Kimoral Plus में ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन एंड डाइक्लोफेनाक आता है. सो डाइक्लोफेनाक से पेन रिलीफ होगा, काइमोट्रिप्सिन ट्रिप्सिन से हीलिंग में फ़ायदा होगा. सो काइमोरल प्लस 1 TDS फॉर 5 to 7 days. अगर एब्सेस एक बार डेवलप हो गया तो ये कोई भी मेडिसिन वर्क नहीं करेगी.
IND, incision and drainage is the answer. सो ध्यान रखने का, अगर मैस्टाइटिस इन प्रेगनेंसी होता है तो जब भी पेशेंट प्रेगनेंसी में ये एक बात क्लिनिकल प्रैक्टिस की बात है, अगर पेशेंट प्रेगनेंसी में फीवर विथ राइगर की कंप्लेंट करता है तो मोस्टली कौन कौन से कॉज आपको रूल्ड आउट करने होते हैं. फीवर विथ प्रेगनेंसी होता है तो एक तो वायरल में होगा, वायरल फीवर में होगा, दूसरा मलेरिया डेंगू में होगा, तीसरा यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और चौथा मैस्टाइटिस. ये 4 चीजें याद रखने की. व्हेन एनी प्रेग्नेंट लेडी comes with complaint of fever with chills and rigor, either it is viral fever, either it is malaria or dengue, either it is urinary tract infection, or either it could be mastitis. In mastitis ज़्यादा बढ़ गया है तो patient will present with fever, chills and rigor. So it's a very common condition you will going to see in your clinics. Clear? Any question? हाँ बोलिए. हाँ हाँ, अगर क्रैक्ड निपल होता है ना, उसको क्रैक निपल बोलते हैं, क्रैक्ड निपल. तो क्रैक्ड निपल होता है ना, इट कुड बी द सोर्स ऑफ डेवलपिंग फॉर मैस्टाइटिस बिकॉज ब्रीच इन द म्यूकोजा हो जाता है. सो बेबी के माउथ के जो बैक्टीरिया है ना, वो वहाँ से ट्रैवल करके मदर में इट कैन कॉज द मैस्टाइटिस. सो उसको इग्नोर नहीं करना है. अगर आते हैं ऐसे पेशेंट्स तो आप क्या करोगे, उसको एक तो मैंने बताया था आपको सबको, निप केयर ऑइंटमेंट आता है, निप केयर, NIPCARE, जॉनसन एंड जॉनसन का निप केयर ऑइंटमेंट. पेशेंट को बोलने का जैसे आप फीडिंग खत्म करते हो ऐसे दोनों ब्रेस्ट पे दोनों निप्पल पे लगा देने का निप केयर ऑइंटमेंट विथ प्रॉपरली एडवाइस कि अच्छी तरीके से हाथ धोने का, एकदम चोखा हाथ करके क्लीन हैंड से ये ट्यूब है वो निप्पल पे लगानी है. फिर वहाँ पे वो 10 मिनट ऐसे खुला छोड़ देने का, वरना फिर तुरंत वो कपड़े पहन लेगा तो इफेक्ट नहीं आएगा. तो 10 मिनट उसको खुला रखने का. फिर आप जब भी नेक्स्ट टाइम फीडिंग करते हो तो अच्छे कपड़े से उसको साफ कर देने का. बट निप केयर ऐसी है कि अगर कोई पेशेंट कोई कभी भूल गया तो बच्चे को कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है. सो उसके लिए निप केयर ऑइंटमेंट इज एडवाइजेबल. दूसरा, अगर आपको वहाँ पे भी निपल पे भी थोड़ा रेडनेस जैसा थोड़ा डाउट महसूस होता है तो गिव प्रोफाइलेक्टिक एंटीबायोटिक बिकॉज प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन क्योर. अगर उसको मैस्टाइटिस और एब्सेस डेवलप हो गया तो बेचारी को किसी का नहीं रहेगा. तो निप केयर ऑइंटमेंट कई बार कैसा होता है ना, बहुत माइनर होता है तो ओनली गिव द निप केयर ऑइंटमेंट. बट आपको उस वहाँ पे रेडनेस या ऐसा भी कुछ लगता है, साइन जैसा इन्फेक्टिव ओरिजिन लगता है, तो बेटर टू गिव द एंटीबायोटिक फॉर 5 days. Okay, so that is for cracked nipple. Any questions or we'll move further? Okay. Then constipation and piles in pregnancy. It's also very common complaint. प्रेग्नेंट लेडीज का आप देखोगे तो वो बोलेगी कि बहुत कॉन्स्टिपेशन रहता है, कई बार ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग पर रेक्टली होता है. तो पेशेंट एज ए गायने क्या अगर आपको दिखाती है तो पेशेंट विल कम्स टू यू. रादर इट्स नॉट अ टॉपिक ऑफ आर. ब्लीडिंग पियर, ब्लीडिंग पर रेक्टम है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते. दिस इज द केस ऑफ सर्जन. बट प्रेगनेंसी में तो कुछ भी होगा, पेशेंट विल कम्स टू यू. ठीक है, तो यू हैव टू ट्रीट
proper the constipation, if it remains untreated, can leads to the bleeding PR, because everything, all the blood flows are increased there. So there could be the normal physiological varicose vein or physiological hemorrhoids are common in pregnancy, because नीचे का जो blood flow है वो सब बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से constipation is very common, bleeding PR is very common. So you have to treat according to the symptoms. Diet modification, lots of fruits, vegetables, fibrous diet along with good amount of water intake. पहले तो डाइट मॉडिफिकेशन तो बोलना ही पड़ेगा. अगर पेशेंट विल ओनली ईट सिर्फ गेहूं, बाजरा, सिर्फ ऐसा फ्लोर की चीज़ें ही खाता है तो उसको ऑब्वियसली कॉन्स्टिपेशन होगा. सो ऑलवेज एडवाइस to take more fruits and vegetables, more liquids, plenty of liquids in the diet. Along with, फिर भी होता है तो give liquid lactulose 2 TSF दिन में 2 या 3 बार. Powder natural X like isabgol powder 2 TSF with full glass of water. अगर इससे कंट्रोल नहीं होता है देन लिक्विड क्रीमाफिन 2 TSF एट अ बेड टाइम हफ्ते में 1 बार ले सकते हैं. अगर ब्लीडिंग पीवी नहीं PR, सॉरी यहाँ पे PR पढ़ना, ब्लीडिंग PR मीन्स पर रेक्टल. कई बार सिवियर कॉन्स्टिपेशन की वजह से वहां पे म्यूकोजा टॉन हो जाता है, उसके लिए भी ब्लीडिंग पर रेक्टम होता है. हेमरोइड्स मैंने बोला कि नहीं, कई बार किसी को होता है, ब्लीडिंग होता है तो गिव द ट्रेनिक्सामिक एसिड फॉर 1 TDS. और वहां पे पेन होता है तो एनोवेट ऑइंटमेंट, एनोवेट ऑइंटमेंट इज सिंपल लिग्नोकेन, वो वहां के एरिया को स्मूथ कर देगा. सो पेन होता है रेक्टम की साइड पे तो एनोवेट ऑइंटमेंट, ब्लीडिंग होता है तो ट्रेनिक्सामिक एसिड 1 TDS और along with stool softener. So it's given like this. Okay. Now questions? Question? टाइफाइड. हाँ टाइफाइड होता है, हाँ टाइफाइड होता है तो जिफी ओ देते हैं, सेफिक विथ ओफ्लॉक्सा. રૂમાલ નથી બેટા કે પતવા 5 મિનિટ રૂમાલ. હા હા ત્યાંથી લઈ લે ને બેટા, ત્યાંથી લઈ લે ને, પેલા રૂમમાં છે. હા બોલીએ બોલીએ. हेलो. हाँ हाँ बोलिए बोलिए. हाँ टाइफाइड की, हाँ बोलिए. मैम कभी कभी पेशेंट को होता है कि आफ्टर डिलीवरी और कॉन्स्टिपेशन रहता है और पाइल्स की प्रॉब्लम हो जाती है मैम, उसमें भी क्या हाँ यही हाँ स्टूल सॉफ्टनर गिव. ब्लीडिंग होता है तो ब्लीडिंग PR देने का,
और मैं कई केसेस में हिमालय की टेबलेट पाइलेक्स आती है, टेबलेट पाइलेक्स आती है, पाइलेक्स PILEX पाइलेक्स करके आती है, दो गोलियां दिन में 3 बार फॉर 3 मंथ्स के लिए। हम लोग प्रेगनेंसी में भी कई बार होता है ना, तो आई एम प्रिस्क्राइबिंग दिस और हैव वेरी गुड रिजल्ट्स। मैम हेलो, हाँ बोलिए। मैम प्रेगनेंसी में हिमालय पाइलेक्स दे सकते हैं? हाँ दे सकते हैं। मैम कौन से ट्राइमेस्टर में? सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑनवर्ड्स एवरीथिंग, फर्स्ट में तो कुछ नहीं देने का, ओके मैम। सेकंड में सब दे सकते हैं। टाइफाइड क्या आप पूछ रहे थे? टाइफाइड है, हाँ टाइफाइड में सेफिक्सिम बेस्ट है, सेफिक्सिम 200 मिलीग्राम, तो पर हायर डोज में देना पड़ता है। तो सेफिक्सिम 400 मिलीग्राम 1 बीडी, और कई केस में अगर टाइटर हाई होता है तो जिफी ओ आती है, सेफिक्सिम विथ ओफ्लोक्सासिन फॉर 15 डेज के लिए। अगर थोड़ा उससे भी ज्यादा लग रहा है, दैट्स डिपेंड्स ऑन द टाइटर ऑफ विडाल, टाइटर कितना है। अगर ज्यादा है तो इंजेक्टेबल सेफ्ट्रेक्सोन देना पड़ता है 1.5 ग्राम सुबह शाम 5 दिन के लिए, फिर उसको जिफी ओ या जिफी 400 पे कन्वर्ट कर दो। ओके मैम। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में है तो सिंपल सेफ्ट्रेक्सोन इंजेक्टेबल ही देना पड़ेगा, सेफ्ट्रेक्सोन इंजेक्टेबल या सेफिक्सिम, वहां पे ओफ्लोक्सासिन वाला कॉम्बिनेशन आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यूज नहीं कर सकते हो। ओके मैम। ठीक है मैम, और जैसे आपने फीवर में बताया था मैम, कईयों का फीवर जो तो मेडिसिन से भी ठीक नहीं होता है इन प्रेगनेंसी, मतलब 100, हाँ तो उस टाइम पे हाँ अभी है ना, देखिए कि प्रेगनेंसी में मैंने देखा है कि कई लेडीज दे कंप्लेनिंग 9 मंथ्स उसको फीवर की कंप्लेन रहती है, तो दैट इज ऑल आर प्रेगनेंस, ऑल आर हार्मोन रिलेटेड चेंजेस। सो उसको बोलने का कि टेम्परेचर आप थर्मोमीटर से मेजर करो, अगर 100 से ज़्यादा आता है देन एंड देन पैरासीटामोल इज एडवाइजेबल, बिकॉज लॉट्स ऑफ द पेशेंट यू आर सीइंग, तो सिंपली उसमें हम डॉक्सिनेट ही देते हैं, और जब ज़्यादा लगे तो पैरासीटामोल ले लेने का। आपको कॉज रूल्ड आउट करना पड़ेगा ब्लड रिपोर्ट करा के कि इट्स नॉट ड्यू टू, मैंने बोला कॉमन क्या होगा प्रेगनेंसी में, आइदर यूटीआई होगा, आइदर मलेरिया, आइदर डेंगू और आइदर वायरल फीवर। तो आप सिंपल क्या क्या कराओगे, सीबीसी देख लो, मलेरियल पैरासाइट देख लो, विडाल देख लो और यूरिन आरएम देख लो। अगर सीबीसी यानी डब्ल्यूबीसी काउंट हाई नहीं है तो इन्फेक्टिव ओरिजिन नहीं है, फिर विडाल नहीं है, मलेरिया नहीं है, डेंगू नहीं है, यूटीआई नहीं है, तो इट इज मेनली बिकॉज ऑफ जस्ट एचसीजी लेवल बढ़ता है, तो उसकी वजह से उसको ऐसा फीलिंग होता है कि उसको फीवर है, तो उसको बोलने का कि टेम्परेचर मेजर करके लिखे, अगर 100 से ज्यादा आता है देन ओनली मेडिसिन इज रिक्वायर्ड, बिकॉज कई सारे पेशेंट आते हैं, और बहुत ऐसा हो ना तो पेशेंट को पैरासीटामोल सिंपल लिख के दे देने की 10 टैबलेट, जब बहुत लगे ना तब लेने का, वरना ये गोली गर्म पड़ती है, ऐसा हम लोग पेशेंट को बोल देते हैं। सो उसको जब भी बहुत लिथर्जी फील होगी तो देन यू कैन शी कैन टेक। ओके, कभी कभी, हेलो मैम, हाँ बोलिए। कभी कभी होता है कि 132 वीक्स पे भी ऐसे फीवर विद राइगर होता है, पर प्लेन पैरासीटामोल देने से मैम नहीं होता है कम। मैंने एक पेशेंट को दिया पर नहीं हुआ था, फिर उसे एडमिट करना पड़ा था। पर कॉज तो रूल्ड आउट करना पड़ेगा ना कि कॉज क्या है, वायरल है क्या है, बिकॉज पैरासीटामोल 650 मिली, जनरली हम लोग पैरासीटामोल 650 मिलीग्राम 1 TDS देते हैं, ठीक है। अगर उससे भी कंट्रोल नहीं होता है तो उसके हायर मेफेनेमिक एसिड आएगा। मेफेनेमिक एसिड हैज अ वेरी गुड एंटीपायरेटिक एक्शन, सो उसके बाद मेफेनेमिक एसिड दे के देखते हैं, बट दिस ओनली रिलीव द सिम्टोमेटिक कॉज। तो आपको पहले कॉज तो रूल्ड आउट करना पड़ेगा कि देयर समथिंग इज रीजन फॉर फीवर,
ऐसा तो किसी को इतना हाई ग्रेड फीवर नहीं आएगा. इट इज़ मेनली ड्यू टू आइदर यूटीआई, आइदर वायरल है, आइदर डेंगू है. बट सिंपल मैंने बोला पहले पैरासीटामोल यूज़ करो, नहीं होता है तो देन स्विच ओवर टू मेफेनेमिक एसिड. मेफेनेमिक एसिड कितना देंगे, कितने 500 मिलीग्राम एवरी 6 आवरली. वी कैन यूज ड्रिप आल्सो. क्या 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 जैसे वो आईवी फ्लूइड भी आता है जैसे. हाँ हाँ हाँ, यूज़ कर सकते हो. पैरासीटामोल आईवी यूज़ कर सकते हो. पैरासीटामोल इज सेफेस्ट ड्रग इन प्रेगनेंसी. आईवी ओरल कुछ भी दे सकते हो. ठीक है. तो कल का जो टॉपिक है वो ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी है. फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्लीडिंग है तो क्या करेंगे, कौन सा मेडिसिन देंगे, कैसे डायग्नोस करेंगे. तो कल पूरा टॉपिक इज ऑन ब्लीडिंग इन प्रेगनेंसी पे है. फिर परसों, हाँ बोलिए. मेरी आवाज नहीं आ रही थी, आप एंटी एमेटिक बता रहे थे, मुझे क्वेश्चन पूछना था पर मेरी वॉइस पहुंच नहीं पा रही थी. अच्छा इसलिए मैं पूछ नहीं पा रही बोलिए थी. बोलिए बोलिए. मैम आपने बताया था एंटी एमेटिक देंगे ऑन्डेंसेट्रॉन. कौन काइंड एंटी मैम, ये क्या नोजिया वोमिटिंग प्लस होगा, दोनों होगा तब? हाँ नहीं, सिर्फ ओनली नोजिया है ना तो यू गिव द डॉक्सिलामाइन पायरिडॉक्सिन. बट एसोसिएटेड वॉमिटिंग है तो ऐड द ऑन्डेंसेट्रॉन. ये कितने दिन तक दे सकते हैं हम बीडी देंगे? फॉर 9 months. पेशेंट को जब तक प्रॉब्लम है शी कैन टेक, बिकॉज यूजुअली 16 वीक्स तक का होता है. फिर रिलीव मोस्ट पेशेंट को हो जाता है, पर 10% में इट कैन लास्ट फॉर 9 months. सो शी कैन टेक फॉर 9 months, नो प्रॉब्लम. ठीक है. तो सी ऑल यू टुमारो 3 PM. ओके. क्वेश्चन है या बंद करूं? ओके. नहीं मैम.